नमस्कार। 11 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हुआ है। निजी बस का एक्सीडेंट हुआ है। 50 जख्मी इसमें बताए जा रहे हैं। बस में सवार करीब 75 से ज्यादा सवारी थी। सभी यात्रियों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। घटना निजी बस डिवाइडर से टकराकर पलट गई, जिसके बाद ये घटना हुई है। घायलों को अस्पताल भिजवा दिया गया है। 6 यात्रियों की हालत इस वक्त गंभीर है, जिन्हें सैफई मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया गया है। बताया जा रहा है कि निजी बस आगरा से यात्रियों को लेकर लखनऊ जा रही थी, तभी घायलों को एम्बुलेंस से सैफई मेडिकल कॉलेज भिजवाया गया। आधा दर्जन यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। चालक को झपकी आने की वजह से हादसा हुआ। और अधिक जानकारी के लिए दिनेश शाक्य हमारे साथ जुड़े हैं। दिनेश, किस तरह से हुई है दुर्घटना? घटना के बारे में जो जानकारी मिली है कि यह बस आगरा से निकलने के बाद में मैनपुरी जिले के करहल थाना क्षेत्र के अंतर्गत नौरवई गांव के पास में दुर्घटनाग्रस्त हुई है। बस डिवाइडर से टकरा करके पलट गई है। हालांकि 50 बस यात्री जरूर मामूली या गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इनमें से करीब 6 को सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में दाखिल कराया गया है और जिनको हल्की फुल्की चोट थी उनको स्थानीय अस्पताल में दाखिल कराया गया है। अब स्थिति सामान्य बनी हुई है। डॉक्टरों के मुताबिक जो बस हादसे का शिकार हुई है वो बस यात्री सभी आगरा ले जाए जा रहे थे। देर रात करीब 2 बजे के आसपास का यह दर्दनाक हादसा बताया गया है। और जो घटनाक्रम घटित हुआ उस घटनाक्रम के बाद में पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और उन्होंने सभी घायलों को सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी और स्थानीय अस्पतालों में भर्ती कराया। जो बस अभी है दुर्घटनाग्रस्त वो अभी मौके पर है, उसको हटाने की कोशिश पुलिस प्रशासन की तरफ से की जा रही है। और जो घायल सामान्य स्थिति वाले ऐसे यात्री थे जिनको बाहर भेजा जा सकता था लखनऊ यात्रा के लिए, तो उनको दूसरी बस के जरिए रवाना कर दिया गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिनेश, जानकारी देने के लिए। तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर यह दुर्घटना घटी है। बताया जा रहा है कि 75 लोग बस में सवार थे, आगरा से जा रहे थे ये, तभी बस डिवाइडर से टकरा गई। कहा यह जा रहा है कि जो ड्राइवर था उसको झपकी आ गई, जिसकी वजह से ये दुर्घटना घटी। हालांकि जो गंभीर रूप से घायल हैं 6 लोग बताए जा रहे हैं, उनको रेफर कर दिया गया है अस्पताल में। और बाकी भी जो छोटी मोटी चोट जिनको आई है उनको भी फिलहाल इलाज उपलब्ध कराया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से एक्सप्रेस वे पर बड़ा हादसा हुआ है। निजी बस का एक्सीडेंट हुआ। 50 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। बस में 75 लोग सवार थे। डिवाइडर से बताया जा रहा है कि ड्राइवर को नींद आ गई, झपकी आ गई, जिसकी वजह से डिवाइडर से टकरा गई बस। और इस बस के दुर्घटनाग्रस्त होने से 50 लोग घायल हो गए हैं। फिलहाल सभी को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और जो ठीक ठाक थे उनको दूसरे बस में बिठाकर अपने गंतव्य स्थान तक छोड़ने की कोशिश की जा रही है। और आज शाम 6 बजे मोदी कैबिनेट का विस्तार होगा, यानी मंत्रिमंडल विस्तार में 7 घंटे बचेंगे। इसके बाद कई दिन से चल रहा ऊहापोह भी खत्म हो जाएगा कि किसे किसे मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। इसमें सहयोगी दलों के भी कई नेताओं को जगह दी जाएगी। खास बात यह है कि इस विस्तार में जातीय क्षेत्रीय समीकरणों के साथ चुनाव वाले राज्यों का विशेष ध्यान रखा गया है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में ये पहला विस्तार है। सभी नए मंत्री आज ही शपथ लेंगे। और मोदी सरकार में कई मंत्रियों के पास अभी एक से ज्यादा मंत्रालय है। देखिए इनमें से कौन कौन है, टीवी स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। इन मंत्रियों का भार बहुत ज्यादा है, इसे कम किया जा सकता है। जिसमें डॉक्टर हर्षवर्धन के पास 3 मंत्रालय, पीयूष गोयल के पास 3, नरेंद्र सिंह तोमर के पास 4, रविशंकर प्रसाद के पास 3, जितेंद्र सिंह के पास 4, प्रकाश जावड़ेकर के पास 3, प्रहलाद जोशी के पास 3। ऐसे में इन मंत्रालयों को यहां इनके हटा के किसी और को दिया जा सकता है, ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं। मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। सेकंड टर्म में ये पहला विस्तार बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं 5 राज्यों में जो चुनाव होने हैं उसको देखते हुए क्षेत्रीय जातीय तमाम तरह के समीकरणों को बिठाते हुए मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा।
और इसी पर बातचीत करने के लिए अनामिका इस वक्त लखनऊ से और अनूप हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। अनूप जी, अब बहुत कम वक्त बचा है जबकि पूरी तरह से तस्वीर साफ हो जाएगी कि किसको मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिली और किसको नहीं। क्या इस तरह की बातें भी है कि किसी के पर कतरे भी जा सकते हैं या जिनके कामकाज अच्छा नहीं है उनको हटाया भी जा सकता है? इस तरह की भी खबरें आ रही हैं, क्या जानकारी इसको लेकर? देखिए, आपको बता दूं कि 6 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, लेकिन सस्पेंस अभी भी बरकरार है क्योंकि जो संभावित नाम है उनको ये कह के दिल्ली तो ज़रूर बुलाया गया है कि आप आकर आएँ, चर्चा की जाएगी, लेकिन अब तक औपचारिक रूप से उन्हें इस बात के लिए अवगत नहीं कराया गया है कि उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल कराया जा रहा है। ना ही किसी जो मंत्री हैं कैबिनेट के, उनको किसी तरह का न्योता भेजा गया है शपथ ग्रहण समारोह को लेकर। यानी सस्पेंस अभी भी है। लेकिन नीलू, जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक 6 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। जहां तक जिस बात का जिक्र आप भी कर रही थी, जाहिर सी बात है कुछ मंत्रियों को हटाया जा सकता है। और कल भी जिस तरह से आपने देखा कि राज्यपाल बनाया गया है थावरचंद गहलोत को, ये अपने आप में बड़ा बड़ा मायने रखता है। और देखिए, थावरचंद गहलोत का हटना एक अपने आप में बड़ा संकेत है क्योंकि एक दलित चेहरे के तौर पर वो जाने जाते थे। तो ऐसे में इसकी संभावना जताई जा रही है कि एक दलित बड़े नेता को कैबिनेट में शामिल कराया जाएगा। दूसरी बात बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात का ज़रूर ख्याल रखेंगे कि आने वाले वक्त में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, जिसमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का चुनाव जो है बीजेपी के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसे में इन राज्यों की नुमाइंदगी जो है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में बढ़ाया जाएगा। और जिस बात का जिक्र हम थावरचंद गहलोत की कर रहे हैं, क्योंकि जब उत्तर प्रदेश का जिक्र होता है तो दलित वोट बैंक और दलित समाज के लोगों को साथ लेकर चलने की बात कही जाती है। तो संभावना ये जताई जा रही है कि एक दलित उत्तर प्रदेश के किसी दलित बड़े नेता को जो है वो इस मोदी मंत्रिमंडल में शामिल कराया जाएगा। लेकिन फिर भी अब इंतज़ार करना होगा जब औपचारिक तौर से सभी नेताओं को फ़ोन चला जाएगा, उनका इन्विटेशन राष्ट्रपति भवन से आ जाएगा। जी अनूप, हमने पहले टर्म में मोदी सरकार में देखा कि 3 बार मंत्रिमंडल में फेरबदल किए गए, वो भी तब जबकि चुनाव होने थे कुछ राज्यों में। ऐसे में एक बार फिर से अगर सेकंड टर्म की बात की जाए, हालांकि पहला विस्तार है लेकिन बड़ा विस्तार है और कहा यह जा रहा है कि इस बार सिर्फ मंत्रियों को ही जगह अलग अलग राज्यों से नहीं दी जाएगी जहां पर चुनाव होने हैं, बल्कि इस तरह के समीकरण भी बिठाने की कोशिश होगी कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या कोई अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं उनको भी तवज्जो और जगह मिल सकती है, खासतौर पे यंग फेसेस को। बिल्कुल, जिस बात का जिक्र कर रही हैं वो वाकई इस सभी बातों का सामंजस्य जो है इस मंत्रिमंडल विस्तार में किया जाएगा। और आपने सही कहा कि पिछले बार तो विस्तार किए गए थे, लेकिन 2 साल से ज़्यादा वक्त हो गया, अभी विस्तार नहीं किया गया। 53 मंत्री हैं अभी। और जाहिर सी बात है, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये ज़रूर चाहते हैं कि मंत्रिमंडल का एक विस्तार किया जाए, एक अच्छे आकार में जाया जाए जिसमें प्रतिनिधित्व किया जाए। दूसरी बात आपको बता दूं कि इस बार न केवल ब्यूरोक्रेट, टेक्नोक्रेट और तमाम लोग जो टेक्निकल क्षेत्र से आते हैं उनके अनुभव का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करना चाहते हैं। दूसरी तरफ जो क्षेत्रीय स्थानीय स्तर पर सामंजस्य बनाने की भी कोशिश जो है वो सामाजिक स्तर पर सामंजस्य बनाने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। खास तौर पर अगर यूपी की बात करें तो बुंदेलखंड और पूर्वांचल यानी ऐसे क्षेत्रों की भी नुमाइंदगी इस मंत्रिमंडल में बढ़ाई जाएगी जहां की अभी नुमाइंदगी नहीं है। तो ये तमाम चीज़ों का ध्यान जो है इस मोदी मंत्रिमंडल विस्तार में किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न केवल अपनी पार्टी के लोगों की नुमाइंदगी इसमें बढ़ाने जा रहे हैं, बल्कि जो इनके सहयोगी पार्टियां हैं उनको भी तरजीह दी जाएगी। जैसा कि बिल्कुल, सहयोगी पार्टियां हैं उनको भी तरजीह दी जाएगी, इसलिए अनुप्रिया पटेल को बुलाया गया और कहा जा रहा है कि उनको भी मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना है। हालांकि जब शाम में पूरी तरीके से स्थिति साफ हो जाएगी तभी कुछ कहा जा सकता है। अनामिका भी लखनऊ से है। अनामिका, अगर सोशल इंजीनियर के फॉर्मूले पर आगे बढ़ा जाए तो उत्तर प्रदेश का चुनाव है, ऐसे में ब्राह्मण को भी आपको खुश करना है, दलित पिछड़े सभी को खुश करना है, तो उसको देखते हुए चूंकि ये जंबो आकार का मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है तो उसमें कितने ऐसे नेता हैं जो उत्तर प्रदेश से निकलकर सामने आते हैं और जिनके नामों पर चर्चा चल रही है?
देखिए, ये सवाल अभी मैंने कुछ देर पहले बीजेपी के बड़े नेता से पूछा तो उनका जवाब था ये कि टीम के कप्तान को अधिकार होता है कि वो अपनी टीम किस तरीके से चुन रहा हो, और यही आज शाम को जो तस्वीर दिल्ली से निकलेगी वो देखने को भी मिलेगी। हालांकि इस बीच इस मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए बीजेपी एक तीर से 2 निशाने साधने की कोशिश कर रही है। पहला तो ये कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, लिहाजा यहाँ पर सबसे ज्यादा दिल्ली तक पकड़ हो लोगों की, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है कि लोगों में संदेश जाए कि भाई यूपी सबसे बड़ा राज्य है तो सबसे ज्यादा लोग भी यहाँ से दिल्ली पहुंचे हुए हैं। दूसरा बड़ा ये कि उत्तर प्रदेश के जो चुनाव होने वाले उसमें भी बीजेपी को सोशल इंजीनियरिंग के जरिए संदेश ये देना है कि देखिए, आपके क्षेत्र के या आपकी जाति के फला व्यक्ति को हमने दिल्ली तक में जगह दी, केंद्र में भी जगह दी, और वो जिस तरीके से अपने क्षेत्र से निकले उन्होंने ये विकास के काम किए। तो ये संदेश न सिर्फ 2022 तक बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव तक के लिए देने का प्रयास किया जाएगा, कम से कम मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार के जरिए, क्योंकि 80 सीटें हैं लोकसभा की यहाँ पर, और इसी के जरिए प्रयास होगा कि 2022 के चुनाव के बाद 2024 तक जो नेतृत्व बना रहे यूपी की तरफ से कम मोदी मंत्रिमंडल में, वो बड़ा संदेश दे। अगर उसके पहले 2022 के चुनाव की बात की जाए तो जो सहयोगी दल है उनको साथ के चलना, साथ लेकर चलना बीजेपी के सामने चुनौती भी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। और शायद यही वजह है कि अनुप्रिया पटेल से लेकर के संजय निषाद तक ये जो 2 दल हैं ऐसे जिन्होंने बीजेपी के साथ चुनाव लड़ा था 17 के चुनाव में, उनको ये प्रयास किया जा रहा है कि 22 के चुनाव से पहले भी जो अगर थोड़ी बहुत नाराजगी हो भी तो भी वो दूर की जा सके। और यही वजह है कि चाहे ब्राह्मण चेहरे की बात की जाए, निषाद समाज की बात की जाए, अनुप्रिया पटेल की बात की जाए, तो इनमें से इन नेताओं के पास ऐसी खबरें आ रही है, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है कि इनमें से तमाम चेहरों को आज मोदी मंत्रिमंडल में स्थान मिल सकता है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात सब नहीं जान सकते हैं, बहुत ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, कभी भी कुछ भी कोई भी चेहरा आ सकता है, किसी के नाम पर चर्चा हो रही है लगातार, लेकिन हम और आप चर्चा कर रहे हैं लेकिन वो नाम शामिल ना हो, कोई नया चेहरा आ जाए, तो कहा जा सकता है कि सब कुछ अब आज शाम पर डिपेंड करता है कि किसको क्या मिलने वाला है। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि ये अनप्रेडिक्टेबल है। जहां पर मोदी मंत्रिमंडल की बात करें या मोदी के मन की बात करें तो ये बिल्कुल जान पाना बेहद मुश्किल है, और बेहद गंभीर, बेहद संवेदनशील और गोपनीय मंत्रिमंडल विस्तार है जिस तरीके से अगर आप देखें, क्योंकि जो लोग दिल्ली पहुंच भी रहे हैं वो भी अपनी जुबान से कुछ खुल के नहीं कह रहे हैं कि उन्हें बुलाया किस लिए गया है, या उन्हें एकदम कंफर्म पता हो कि हाँ मैं आज शाम को शपथ लेने वाला हूँ, कोई कुछ कहने को तैयार नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरीके से हम ये मान के चल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव हैं, लिहाजा राजनीति यही कहती है और कम से कम सियासत यही कहती है कि आपको उन लोगों को साथ कर लेकर चलना होगा ताकि आप आगामी चुनाव में उस जाति के लोगों को, उस क्षेत्र के लोगों को, मोदी मंत्रिमंडल का सधा हुआ कैबिनेट विस्तार हम भी आज शाम में देखेंगे। अनूप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अनामिका एक खबर पर और आपसे अपडेट लेना है, इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए। और इस वक्त जो खबर आ रही है कि गन्ना भुगतान में योगी सरकार का रिकॉर्ड दर्ज हुआ है, 4 साल में 1.40 हजार करोड़ का भुगतान किया गया है। पिछले 10 साल के मुकाबले 4 साल में यह भुगतान हुआ है। 2007 से 2017 के बराबर 4 साल में यह भुगतान कर दिया गया। चीनी एक्सपोर्ट बंद होने के बाद भी भुगतान किया गया। कोरोना काल में भी नहीं बंद हुई चीनी मिलें, किसानों को गन्ना जलाने की नौबत भी नहीं आई। यानी 10 साल में जितना काम नहीं हुआ, भुगतान नहीं हुआ, 4 साल में योगी सरकार ने करके दिखा दिया। अनामिका हमारे साथ जुड़ी हुई है। अनामिका, जिस तरह से किसानों के लिए लगातार सरकार खड़ी है और गन्ना किसानों का भुगतान जो 10 सालों में नहीं हुआ वो 4 साल में योगी सरकार ने करके दिखा दिया। देखिए, गन्ना किसानों का भुगतान और बदहाली हमेशा हर पार्टी के लिए बहुत ही चिंता का विषय और राजनीति का सबब बनता रहा है। लेकिन इस सरकार में हमने ये देखा है, जो सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है कि पिछले 10 सालों में जो भुगतान नहीं हो पाया था गन्ना किसानों का, वो इस सरकार ने 4 साल में किया है। और ये भी आप गौर करें कि जब कोरोना काल में बहुत सारी चीजें स्लो मोशन में चल रही थी, धीमी रफ्तार से चल रही थी, या फैक्ट्रीज बंद हो गई थी, उस कोरोना काल में भी ये चीनी मिलें बंद नहीं हुई और वहां पर सैनिटाइजर बनाने का काम चलता रहा। इसके अलावा एथेनॉल से लेकर के बहुत तमाम चीजें ऐसी बनती रहीं जिसका इस्तेमाल भी किया गया और उनको एक्सपोर्ट भी किया गया। यानी कि जहां पर एक तरफ चीनी मिलें बंद नहीं हुई, वहां पर कर्मचारियों को घर नहीं बैठना पड़ा, काम चलता रहा। अल्कोहल से लेकर के और जो तमाम जो चीजें जिनके इस्तेमाल से बनता है सैनिटाइजर वगैरह, उसको भी एक्सपोर्ट किया गया, अलग अलग राज्यों को दिया गया ताकि वो इसका इस्तेमाल कर सके। और इस बीच जो सरकार की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि चीनी मिल की अगर बात की जाए या गन्ना किसानों की बात की जाए तो रिकॉर्ड भुगतान किया गया है यूपी सरकार की तरफ से। और इस बार कम से कम गन्ना किसान उतना बदहाल या फिर उतने परेशान नहीं दिखाई दिए कोरोना काल के बावजूद जो पहले दिखाई दे रहे थे। और सरकार का ये दावा है कि अब तक का ये रिकॉर्ड भुगतान है कम से कम यूपी सरकार की तरफ से गन्ना किसानों को।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनामिका जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से योगी सरकार ने गन्ना किसानों के लिए काम किया, और सबसे बड़ी बात यह है कि गन्ना किसानों के लिए उन्होंने कहा कि कोरोना काल में भी गन्ना मिल बंद नहीं होगी। ठीक है, गन्ना का उत्पादन वहां पर नहीं होगा, चीनी का उत्पादन नहीं होगा वहां पर, लेकिन सैनिटाइजर वहां पर बनाया जाएगा और उसके लिए उन्होंने प्रशिक्षण दिया और वहीं पर काम किया गया। और अब चीनी एक्सपोर्ट बंद होने के बाद भी 10 साल में जितना भुगतान नहीं हुआ, 4 सालों में उतना भुगतान योगी सरकार की तरफ से कर दिया गया। और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। सबसे बड़ी बहस, महाबहस, देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस, देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस, देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस, देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस, देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा
सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा हर रोग दफा। तो बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार का आज सुबह निधन हो गया। वो पिछले 8 दिनों से आईसीयू में भर्ती थे। 98 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। आज शाम मुंबई के जुहू कब्रिस्तान में उन्हें सुपुर्दे खाक कर दिया जाएगा। सुबह 7:30 बजे उन्होंने मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में आखिरी सांस ली। दिलीप कुमार को सांस लेने में तकलीफ के चलते 29 जून को भर्ती कराया गया था हॉस्पिटल में। वो आईसीयू वार्ड में भर्ती थे। उनके निधन के बाद न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि उनके करोड़ों फैंस भी गमगीन हैं। अमिताभ बच्चन भी दिलीप कुमार के निधन के बेहद गमगीन हैं। उन्होंने शोक व्यक्त करते हुए लिखा कि एक संस्था चली गई। भारतीय सिनेमा का इतिहास जब भी लिखा जाएगा वो हमेशा दिलीप कुमार से पहले और दिलीप कुमार के बाद लिखा जाएगा। वहीं उनके निधन की खबर सुनकर प्रधानमंत्री मोदी ने दिग्गज अभिनेता की पत्नी सायरा बानो को फोन कर ढांढस बंधाया है। इसके साथ ही उन्होंने ट्वीट कर कहा, दिलीप कुमार का जाना हमारी सांस्कृतिक दुनिया के लिए एक क्षति है। उनके परिवार, दोस्तों, असंख्य प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदना है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि दिलीप कुमार जी हमेशा सिने जगत के दिग्गज हस्ती के रूप में याद किए जाएंगे। अपनी खास अदाकारी से उन्होंने दर्शकों के दिल में जगह बनाई। पूरी सांस्कृतिक दुनिया के लिए ये बड़ा नुकसान है। उनके परिवार, दोस्तों और चाहने वालों के प्रति मेरी संवेदना है। वहीं अगर उत्तर प्रदेश के सीएम की बात की जाए तो उन्होंने भी, योगी आदित्यनाथ ने भी दिलीप कुमार के निधन पर दुख व्यक्त किया। भारतीय सिनेमा जगत के पुरोधा, अभिनय सम्राट, असंख्य कलाकारों के प्रेरणा स्रोत श्री दिलीप कुमार जी का निधन फिल्म जगत की अपूर्णीय क्षति है। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और शोकाकुल परिजनों को ये अथाह दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति।